Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lecture of structure of elbow and movements in elbow joint. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लोड्स ऑन एल्बो जॉइंट और जो कॉमन इंजरीज एल्बो जॉइंट के ऊपर होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, लोड्स ऑन एल्बो. एल्बो इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ वेट बेयरिंग जॉइंट. ठीक है, इतना वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है क्योंकि जिस तरह हमारा हिप है हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है, लेकिन हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जो हमारी डेली रूटीन है उसमें इस पे एल्बो पे बहुत ज़्यादा लोड डल रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे अभी हम चेयर से उठना है और सामने हमारे टेबल है तो हम क्या करते हैं, हम टेबल पे हाथ रखेंगे और खड़े होंगे. ठीक है, ऐसे करेंगे तो देखें एल्बो पे भी लोड आ गया. इस तरह जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें बेसिकली एल्बो वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, बट जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली में अपने वर्क कर रहे होते हैं उसमें एल्बो पे बहुत ज़्यादा लोड डल रहा होता है और रेगुलरली डल रहा होता है. ठीक है, अब जो एथलीट्स हैं जो खेल रही हैं, टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो जब शॉट लगाते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, तो शॉट लगाते हैं तो एल्बो वैसे बेसिक वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है लेकिन उसके ऊपर लोड डल रहा है जब वो थ्रो करते हैं बॉल को या वो कुछ भी करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये रिसर्च है उसने ये शो किया कि एट एल्बो जो कंप्रेसिव लोड एट एल्बो रीचेस एन एस्टिमेटेड 300 न्यूटन ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज ड्रेसिंग एंड ईटिंग. कि जब हम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो हमारी एल्बो पे तकरीबन 300 जो न्यूटन है वो वेट लग रहा होता है. इसी तरह ही व्हेन द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द आर्म्स, ठीक है, वही जब हम चेयर से उठते हैं और हमारी जो बॉडी है वो सपोर्टेड ऑन आर्म्स पे वज़न डाल के चेयर से उठ रहे हैं तो हमारा कितना एल्बो पे वज़न आ रहा है, तकरीबन 1700 न्यूटन उस पर वज़न आ रहा है. ठीक है, इसी तरह ही जब एक हम टेबल को पुल कर रहे हैं, ठीक है, टेबल खींच रहे हैं, एक फ्लोर के ऊपर टेबल पड़ा है उसे खींच रहे हैं, तब तकरीबन हमारी एल्बो के ऊपर 1900 न्यूटन जो है उसके ऊपर लोड आ रहा है. ठीक है, इस तरह लोड्स ऑन एल्बो होता है. एल्बो वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, जैसे हमारा हिप जॉइंट है वेट बेयरिंग जॉइंट है, ऐसे वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, बट हमारी डेली एक्टिविटीज़ में एल्बो के ऊपर सस्टेन्ड लोड डल रहा होता है. ठीक है, और अगर हम देखें कि जो ट्राइसेप है, ठीक है, ट्राइसेप अटैच होता है अल्ना के ऊपर. इसी तरह बाइसेप्स जो है, जो कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मसल है, वो रेडियस पे अटैच होता है. ठीक है, ह्यूमरस से आके वो रेडियस पे अटैच होता है और ये किस पे अटैच होता है, ट्राइसेप्स अल्ना पे अटैच हो रहा होता है. इसी तरह ही ब्रेकियलिस जो मसल है वो किस पे अटैच हो रहा होता है, वो अल्ना पे अटैच हो रहा होता है. ठीक है, अब ये जो ट्राइसेप की अटैचमेंट है ना अल्ना पर, ये बहुत क्लोज है एल्बो जॉइंट से. ठीक है, सबसे पहले ट्राइसेप जब आगे अटैच हो रहा था वो वेरी क्लोज टू एल्बो जॉइंट अटैच हो रहा था. ब्रेकियलिस ज़रा दूर जाके अटैच हो रहा है, ठीक है, अल्ना पर. इसी तरह ही जो रेडियस है वो भी ट्राइसेप्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेज़र पॉइंटर ऑन करके दिखाऊं कि अगर आपकी ये एल्बो है, ठीक है, अब यहाँ तक ये आपका एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट के यहाँ पर उसके क्लोज ट्राइसेप की अटैचमेंट है. फिर जो अगर हम ब्रेकियलिस देखें तो ब्रेकियलिस की यहाँ पे जाके कहीं अटैचमेंट होगी, उससे आगे है. इसी तरह ही वो भी उससे आगे है. जो बाइसेप्स है उसकी रेडियस पे भी अटैचमेंट वो जो है वो आगे है. Since the attachment of triceps tendon to the ulna is closer to the elbow joint center than the attachments of brachialis on ulna and biceps on the radius. ठीक है, इसकी इन दोनों से उसकी अटैचमेंट क्लोज, जो ट्राइसेप्स है उसकी क्लोज टू द एल्बो जॉइंट है, तो एक्सटेंसर मूवमेंट आर्म इज शॉर्टर. ठीक है, जाहिर बात है, तो एक्सटेंसर मूवमेंट आर्म शॉर्ट होगा. अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ पेन से कि फॉर एग्जांपल ये आपका एल्बो जॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ योर एल्बो, और यहाँ से आपका ट्राइसेप मसल आ रहा है और फॉर एग्जांपल वो कहीं यहाँ जाके अटैच हो रहा है. ठीक है, अब ब्रेकियलिस जो है वो कहीं यहाँ पे जाके अटैच हो रहा है अल्ना के ऊपर. ठीक है, और ब्रेकियलिस, और इसी तरह बाइसेप्स अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से कहीं से भी ओरिजिन नहीं हो रहे थे, जिस आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और ये जो बाइसेप्स है वो रेडियस पे कहीं जाके फॉर एग्जांपल कहीं यहाँ जाके अटैच हो रहा होता है.
ठीक है, तो ये आपका ट्राइसेप्स है और ये आपका ब्रेकियलिस है एंड दिस इज योर बाइसेप्स। ठीक है, तो अब ये देखें एक्सटेंसर मूवमेंट आर्म क्या है, शॉर्टर एज कंपेयर टू फ्लेक्सर मूवमेंट आर्म। ठीक है, वो एल्बो जॉइंट से अवे जाके अटैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज कंप्रेसिव फोर्सेस एट द एल्बो ड्यूरिंग एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सटेंशन देन ड्यूरिंग फ्लेक्शन व्हेन मूवमेंट ऑफ कंपेरेबल स्पीड एंड फोर्स रिक्वायरमेंट आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसमें वो ये होता है एल्बो एक्सटेंसर्स मस्ट जनरेट मोर फोर्स। ठीक है, एंड एल्बो एक्सटेंसर ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा उन्हें फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी देन द एल्बो फ्लेक्सर्स टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ जॉइंट टॉर्क। ठीक है, एक जॉइंट टॉर्क फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 30 न्यूटन काम करना है दोनों तरफ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इस फ्लेक्सर वाली साइड पे भी और एक्सटेंसर्स वाली साइड पे भी। तो जो एक्सटेंसर्स हैं उन्हें ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी 30 न्यूटन को मीट करने के लिए एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर मूवमेंट आर्म। ठीक है, ये एक आपको इजी में उसको मैं समझा रही हूँ। So this translates to larger compressive forces at the elbow during extension than during flexion when movement of comparable speed and force requirements are executed. ठीक है, this is loads on elbow joint. अच्छा, उसके बाद अब ये है कि ये तो मैं आपको लेक्चर्स मेल कर दूंगी, लेकिन मेरा ये है कि एक जब हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो तो उसका एक अब मैं एक बड़ा सा लेक्चर जब हम जिसमें बायोमैकेनिक्स ऑफ जॉइंट्स पे हम आ गए हैं ना, तो अब इस तरह यह 75 to 80 स्लाइड्स का एक ही लेक्चर मैं आपको दूं ताकि आपको उसमें पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, ये भी दे दूंगी, लेकिन वो एक पूरा कंपाइल्ड लेक्चर भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, वो एट द एंड ऑफ लेक्चर हुआ करेगा, एट द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद कॉमन इंजरीज ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे जो इंजरीज, ठीक है, एल्बो जो है वो वैसे स्टेबल जॉइंट है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स द लार्ज रोड प्लेट्स ऑन द जॉइंट ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज एंड सपोर्ट पार्टिसिपेशन रेंडर इट ससेप्टिबल टू डिसलोकेशन। ठीक है, एल्बो जॉइंट्स वैसे स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर लिगामेंट्स भी लगे होते हैं, अल्नर को लेटरल लिगामेंट लगे होते हैं, इसी तरह रेडियल को लेटरल लिगामेंट लगे होते हैं। ठीक है, और इस तरह लिगामेंट से ये स्टेबल जॉइंट है, लेकिन इस पर इतने लोड्स क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, बट इस पर लोड सस्टेन्ड लोड इसके ऊपर डाल रहे होते हैं, तो इसलिए ये प्रोन टू डिसलोकेशन और इंजरीज है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्रेन्स क्या होती हैं और डिसलोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेन क्या है, लिगामेंट के अंदर होता है। ठीक है, स्प्रेन लिगामेंट का मैंने आपको बताया था कि जब एक लिगामेंट इलास्टिक की तरह है, उसे जब उसकी एक इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच किया जाता है तो वो स्ट्रेच होता है, लेकिन जब एक उसका प्लास्टिक पॉइंट आ जाता है कि अगर बियॉन्ड दैट इलास्टिक लिमिट आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो ठीक है वो रप्चर हो जाएगा और फिर वो खुद वापस नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसे सर्जरी के थ्रू ही वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो स्प्रेन किस में होता है, लिगामेंट्स में होता है। फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, यानी कि एल्बो पे फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन अगर हो कैन कॉज पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये जो अल्ना जो पे जो वो नॉच बनी हुई होती है ना, ट्रोक्लियर नॉच अल्ना की, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं। ये आप लोगों ने तो एनाटॉमी में पढ़ा ही होगा। तो ठीक है, वो इससे क्या होता है, जो ट्रोक्लियर नॉच होती है अल्ना की, जिसमें ह्यूमरस का ट्रोक्लिया आके आर्टिकुलेट करता है, उसका जो नीचे वाला प्रोसेस है उसे कहते हैं ये कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, सो वो जब हम फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है कोरोनाइड प्रोसेस की। यहाँ पे है ना कोरोनाइड प्रोसेस, ये अल्ना है, ये इस जगह पे कोरोनाइड प्रोसेस है। जब फोर्स्ड हम जाहिर बात है हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कोरोनाइड प्रोसेस की विद रिस्पेक्ट टू ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। उस ये जो ट्रोक्लियर नॉच होती है उसके अंदर ट्रोक्लिया ने आना होता है। ठीक है, और ये जो ट्रोक्लियर नॉच होती है उसके अंदर ट्रोक्लिया आता है। ठीक है, और ट्रोक्लियर नॉच का जो नीचे वाला प्रोसेस है उसे हम कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं ना। तो ठीक है, तो फिर अल्ना क्या करती है, पोस्टीरियर मूव कर जाती है एज कम्पेयर टू ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। सो
सच डिस्प्लेसमेंट, अब इससे क्या होता है, यहाँ पे आगे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट लगा होता है, ये लगा हुआ है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अब जारी बात है जब वो हाइपर एक्सटेंड होगा तो ये लिगामेंट बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच होगा और ये रप्चर हो सकता है, ठीक है। एंटीरियरली ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रप्चर हो सकता है। सो ये स्प्रेन, इसकी वजह से स्प्रेन बनता है, ठीक है। सो ये आपका स्प्रेन है। आगे अगर हम इसका देखें कि कॉन्टिन्यूड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो कैन कॉज डिस्टल ह्यूमरस टू स्लाइड ओवर द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अब हाइपर एक्सटेंशन एक तो हो गई और एक कॉन्टिन्यूड हाइपर एक्सटेंशन के हो, मतलब रुक नहीं रही और आगे मतलब कॉन्टिन्यूड हाइपर एक्सटेंशन हो रही है। उससे क्या हो जाता है, जो आपका डिस्टल ह्यूमरस है वो जो आपका कोरोनाइड प्रोसेस है उसे बाहर निकल आता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, रिजल्टिंग इन डिस्लोकेशन, इससे क्या हो जाता है, डिस्लोकेशन हो जाती है। और ये इतनी फ्रीक्वेंटली डिस्लोकेशन एल्बो की कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये है कि जो आप अपने गिरे हैं ओवर स्ट्रेच हैंड, कि आप गिरे हैं और आपका हाथ स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, और एल्बो पे हाइपर एक्सटेंशन हुई है, उसके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ओवर स्ट्रेच हैंड के साथ कि जिस तरह वो बंदा गिरा है और आपके एल्बो के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन हुई, ओवर स्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है आपका हैंड, तब ये जो चीज़ें हैं ये आप गिरे हैं और आपका हाथ ओवर स्ट्रेच हुआ है और एल्बो पे कॉन्टिन्यूड हाइपर एक्सटेंशन है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन है, और फिर ये वाली एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, देन आपकी जाके ये डिस्लोकेशन होगी। वैसे एल्बो पे डिस्लोकेशन कॉमन नहीं है, लेकिन जब होती हैं तो मोस्टली उनका प्रोसेस यही, उनका ये जो मैकेनिज्म यही होता है कि ओवर स्ट्रेच हैंड के ऊपर कोई बंदा गिरा है, ठीक है, कोई बंदा गिरा है और उसका हाथ जो है, उसकी जो आर्म है वो ओवर स्ट्रेच हुई है। और ये मोस्टली ये स्पोर्ट्स में ये इंजरीज होती हैं, ऐसे जैसे फुटबॉल प्लेयर है फॉर एग्जांपल और वो गिरा है और हाथ उसका ओवर स्ट्रेच हुआ है, देन ह्यूमरस जो है ना वो स्लाइड कर गया है, ठीक है। यहाँ से ह्यूमरस जो है वो जारी बात है जब स्लाइड कर जाएगा तो डिस्लोकेट हो जाएगा ना, वो एंटीरियरली डिस्लोकेट हो सकता है। सो ये कॉमन है। तो उसका मैकेनिज्म यही होता है कि या तो फोर्सफुल कोई ऐसी मूवमेंट हुई है जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेच हुआ है आपका हाथ, और जब कोई इस तरह की डिस्लोकेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न उस पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्बो में आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स, आपकी नर्व और आपकी ब्लड वेसल्स एल्बो जॉइंट पे इधर से क्रॉस कर रही होती हैं, ठीक है, और हो सकता है डिस्लोकेशन के साथ उनका भी चांस हो कि वो भी साथ डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये पर्टिकुलर कंसर्न का ये वाला जो एरिया है ये डिस्लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसर्न मतलब रखता है कि हो सकता है कोई डिस्लोकेशन हो और आपकी नर्व और वेसल्स भी वहाँ से डैमेज हो जाएं, ह्यूमरस आगे स्लाइड कर जाए और उस पर प्रेशर डले आगे से, नर्व और वेसल्स जो आपके एल्बो में यहाँ पे गुजर रही हैं आगे से, और उस पर वो भी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। और अगर यही जो एल्बो डिस्लोकेशन अगर यंग चिल्ड्रन में हो जिनकी एज 1 to 3 ईयर्स है, ठीक है, तो उसके अंदर हम इस जो ये इन डिस्लोकेशंस को कहते हैं नर्स मेड और पुल्ड एल्बो, ठीक है। ये कभी कभी हम लोगों की अपनी गफलत की वजह से भी होता है कि बच्चों को हम हाथ से पकड़ के, वो झूले जो झुलाते हैं हाथों से पकड़ के, ठीक है, जब हाथ से पकड़ के हम उन्हें ऐसे झूले उन्हें दे रहे होते हैं तो उनकी एल्बो ओवर स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, उन पर हाइपर एक्सटेंशन होती है, हो सकता है ह्यूमरस आगे स्लाइड कर जाए, लिगामेंट रप्चर हो और कंटिन्यूड हाइपर एक्सटेंशन के बाद क्या हो कि वो जो आगे नर्व एंड वेसल्स हैं वो भी जो हैं वो आगे कंप्रोमाइज़ हो जाएं, डैमेज हो जाएं। सो ये नर्स मेड एल्बो जो एल्बो डिस्लोकेशन इन चाइल्ड एज, ठीक है, और वो बच्चे 1 to 3 ईयर्स ओल्ड बच्चों में मोस्टली ये होता है। तो उस केस में इस एल्बो डिस्लोकेशन को नर्स मेड और पुल्ड एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। ओवर यूज़ इंजरीज एल्बो में होती हैं कि जो बार बार कॉमनली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेनिस प्लेयर है, अब उसका काम है बार बार टेनिस खेलना और शॉट लगाना, ठीक है, वो बार बार ये ओवर यूज़ हो रहा है एल्बो में, ठीक है। तो जिस तरह नी में कॉमन है ओवर यूज़ इंजरीज, इसी तरह एल्बो में भी इंजरीज कॉमन है। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं एल्बो में, एपिकंडलाइटिस, ठीक है। सबसे पहले तो लेटरल और मीडियल पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए एपिकंडलाइटिस क्या है। एपिकंडलाइटिस बेसिकली क्या होता है, ये जो कोलेजनस टिश्यूज़ होती हैं ना जो आपके पास कर रहे होते हैं लेटरल और मीडियल साइड से, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोलेजनस टिश्यूज़ ये जो टेंडिनस अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडियल साइड पे आपके फ्लेक्सर के टेंडन्स हैं,
आपके जो लेटरल साइड है उसके ऊपर एक्सटेंसर के टेंडन्स है, तो वो बार बार ओवर, जब आप शॉर्ट लगाते हैं या जो ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही रिपीटेटिव एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो उनकी जो कोलेजिनस अटैचमेंट, ये टेंडिनस अटैचमेंट ही, ये क्या हो जाती है, बार बार वो उस जगह के साथ रगड़ खा रही होती हैं, ठीक है। और उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू ओवर यूज़, ठीक है। इसी को हम ओवर यूज इंजरी कह देते हैं, इन्फ्लेमेशन एंड सम टाइम माइक्रो रप्चरिंग। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हो सकता है हल्का सा रप्चर भी हो जाए, टीयर आ जाए उनके अंदर। तो ये जो चीज़ें ये एपिकेंडलाइटिस होती हैं, ठीक है। अपनी बुक को, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद मैं सारा वहीं से एक्सप्लेन करती हूँ, बल्कि उससे एक्स्ट्रा भी बताती हूँ आपको, लेकिन मेरे लेक्चर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से अपनी बुक से ये कॉमन इंजरीज ज़रूर पढ़ा करें। उसके साइड पे जो नोट्स दिए होते हैं वो भी ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये ना हो फिर बाद में आप कहें मैम ने तो हमें पता नहीं बताया था, और मैं सब कुछ बताती हूँ, एंड में आप लोग अपनी ही गफलत से वो चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेटरल एपिकेंडलाइटिस क्या होता है और मीडियल एपिकेंडलाइटिस क्या होता है। लेटरल एपिकेंडलाइटिस क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन और माइक्रो डैमेज हो जाता है टिश्यूज़ का, किस साइड के, लेटरल साइड ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, ठीक है। जो ह्यूमरस की डिस्टल साइड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये होती है ना मीडियल एपिकेंडाइल और लेटरल एपिकेंडाइल। मीडियल एपिकेंडाइल से फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जिन्होंने रिस्ट और फोर आर्म, रिस्ट में आना होता है, हैंड में आना होता है, और लेटरल साइड से एक्सटेंसर्स के आ रहे होते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द टेंडिनस अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, पॉसिबली दैट ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर डिजिटोरम के वहाँ से जब टेंडन बार बार रब होते हैं उस जगह पे, तो उनमें इन्फ्लेमेशन उसके टेंडन्स में और माइक्रो रप्चरिंग हो जाती है, और वो गिव राइज टू लेटरल एपिकेंडलाइटिस, ठीक है। और ये ओवर यूज, जो लेटरल एपिकेंडलाइटिस है उसे हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। टेनिस एल्बो, क्योंकि मोस्टली ये टेनिस प्लेयर्स के अंदर ये लेटरल एपिकेंडलाइटिस देखा गया है, और ये इनकी जो एज ग्रुप है जिनके अंदर होता है, मोस्टली 35 to 50 ईयर्स ऑफ एज में, ये टेनिस प्लेयर में ये बहुत कॉमन उनके अंदर ये प्रॉब्लम है टेनिस एल्बो की, ठीक है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो फोर्स एक जितना आपके जॉइंट पे लगनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत, जब आप शॉट लगाते हैं और बार बार लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे एक तो ओवर यूज़ की वजह से हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी कोई पुअर टेक्निक और इम्प्रॉपर इक्विपमेंट की वजह से भी ये टेनिस एल्बो हो जाता है कि आप शॉट लगा रहे हैं और आपका खेलने का तरीका ठीक नहीं है उस शॉट को, ठीक है, और आपका वो हैबिट बनी हुई है, आप उसी तरीके से खेलते हैं, तो ये इसमें हो जाता है, ठीक है। और फिर मोस्ट कॉमन तो ये टेनिस प्लेयर्स में ही है, लेकिन जिस तरह स्विमिंग है, ये हैमर, जिस तरह कुछ लोगों को बेचारे जो लोहार है उनका काम है कि वो हैमर चलाना है उन्होंने इसी तरह, ठीक है, तब भी उनकी लेटरल, उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, ये लेटरल एपिकेंडलाइटिस स्विमर्स में आ जाता है, और ये हैमर्स जो हैमरिंग करते हैं, ठीक है, ये जो लोहार है उनके अंदर भी लेटरल एपिकेंडलाइटिस देखा गया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेनिस एल्बो। जो लेटरल एपिकेंडलाइटिस है उसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो, ठीक है। मोस्टली टेनिस एल्बो इसी वजह से उसे उसका नाम रखा गया क्योंकि मोस्टली ये टेनिस प्लेयर्स में ये देखा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मीडियल एपिकेंडलाइटिस। मीडियल एपिकेंडलाइटिस, ठीक है, मीडियल एपिकेंडलाइटिस भी वही बिल्कुल सेम लेटरल एपिकेंडलाइटिस की तरह ही है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन और माइक्रो टीयर हो जाता है, टेंडिनस अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर्स टेंडन्स, ठीक है, फ्लेक्सर साइड के जो आपके मसल्स होती हैं, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो ड्यूरिंग द, और ये जो मीडियल एपिकेंडलाइटिस है, मीडियल एपिकेंडलाइटिस है, इसे लीगर्स एल्बो भी कहते हैं, और इसे गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। गोल्फर्स एल्बो ये ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाए, गोल्फ प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, गोल्फ पता है ना, प्ले गेम, गोल्फ प्लेयर में ज़्यादा ये मीडियल एपिकेंडलाइटिस जो है वो देखा गया है, गोल्फर्स एल्बो भी इसे कहते हैं। अच्छा, अब देखें इसके अंदर, अब ये बिल्कुल मीडियल एपिकेंडलाइटिस सेम एज लेटरल एपिकेंडलाइटिस है, बट ये क्या है, मीडियल साइड पे फ्लेक्सर मसल्स के अंदर ये हम देख रहे हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे आपका रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। ड्यूरिंग पिचिंग द वेल्गस स्ट्रेन इम्पार्टेड टू द medial aspect of the elbow during the initial stage when the trunk and shoulder are brought forward ahead of the forearm
फॉरआर्म एंड हैंड कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन, ठीक है। वो इसमें बेसिकली ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि जब इनिशियल फेज में जब हम अपने गोल्फ को अभी वो करने की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने खेलना है गोल्फ, और उसकी हम जब एक उसकी कि जब ये हम गोल्फ खेल वर्ल्ड में अभी जो उसका इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, हमारे जाहिर बात है, अब आप एक पोस्चर बनाकर देखें कि अभी आपने एक बॉल को हिट करना है, ठीक है, आपका ट्रंक भी रोटेट कर रहा है, आपके शोल्डर्स भी वर्क कर रहे हैं, आपका सब जो है ये वाली जो फोर आर्म एंड हैंड, ये जो आपके मसल, ये जो आपके सेगमेंट्स हैं आपकी बॉडी के, ये वर्क कर रहे हैं, आपके हाथ में गोल्फ स्टिक है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या होगा, जब आप उसे थ्रो करते हैं, आप देखें आपका वेलगस स्ट्रेन एल्बो के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, जब उसे आप थ्रो कर रहे हैं तो क्या होता है, वेलगस आपकी जो यानी कि आपकी जो फोर आर्म और जो हैंड है वो अवे फ्रॉम योर बॉडी है, ठीक है, तो वेलगस टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब आप उसे थ्रो करेंगे तो आपकी जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो आपकी ट्रंक रोटेशन होगी उसके साथ क्या होगा, वेलगस टॉर्क आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह की जो कंडीशन में ये मीडियल एपिकंडाइल मोर प्रोन टू मीडियल एपिकंडाइल पे जो मसल्स लगे होते हैं वो मोर प्रोन टू गेट डैमेज, ठीक है, उनका जो टेंडरनेस अटैचमेंट है वो डैमेज हो सकती है। और गोल्फ प्लेयर्स के अंदर मीडियल एपिकंडाइल का एवल्जन फ्रैक्चर भी देखा गया, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर देखा गया। उसमें ये होता है, एवल्जन फ्रैक्चर ये होता है कि जो टेंडन है मतलब वो इतनी उसने जब उन्होंने थ्रो किया है तो टेंडन के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है उसने जो मीडियल एपिकंडाइल का थोड़ा सा पार्ट है ना बोन का, वो भी साथ लेके आ गया, ठीक है, टेंडन वो भी जो बोन का पार्ट है उसे साथ लेकर आ गया, ठीक है। यानी कि टेंडन के अंदर जो फोर्स जब उन्होंने थ्रो किया, फोर्स प्रोड्यूस हुई है, तो टेंडन ने तो जो बोन का भी थोड़ा सा हिस्सा टूट के उसके साथ आ गया, ये बेसिकली एवल्जन फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और ये गोल्फर्स एल्बो में ये ज़्यादा देखा गया है। इसमें ये होता है कि प्रॉपर उन्हें टेक्निक सिखाई जाए, कभी कभी रॉन्ग और इम्प्रॉपर जो वो खेलते हैं और उनकी वो हैबिट बनी होती है, उसकी वजह से भी गोल्फर्स एल्बो हो जाता है, मीडियल एपिकैंडिलाइटिस हो जाता है, ठीक है। अमंग राइट हैंडेड गोल्फर्स, ठीक है, जो राइट हैंडेड गोल्फर्स हैं, लेटरल एपिकैंडिलाइटिस अकर मोर ऑफन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, lateral epicondylitis occurs and medial epicondylitis is found more on the right side, ठीक है। राइट हैंडेड जो गोल्फर्स हैं उनका मीडियल एपिकैंडिलाइटिस राइट साइड पे होगा, लेकिन लेटरल जाहिर बात है लेटरल एपिकैंडिलाइटिस भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सी साइड पे होगा, उससे लेफ्ट वाली साइड पे, उल्टी वाली साइड पे होगा, क्योंकि वो उसके भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट तो यूज हो ही रहा है ना, ठीक है। अमंग राइट हैंडेड गोल्फर्स, ठीक है, जो राइट हैंडेड गोल्फर्स हैं उनका लेटरल एपिकैंडिलाइटिस किस वाली साइड के ऊपर होगा, उनका लेफ्ट साइड के ऊपर होगा, और मीडियल एपिकैंडिलाइटिस ऑन देयर राइट साइड होगा, ठीक है। ये जस्ट एक रिसर्च है, और रिसर्च ने ये जो बात है ये की हुई है कि ऐसा होता है मोस्टली कि राइट हैंडेड गोल्फर्स में ऐसा चीज़ें देखी गई हैं। ओके क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर, और इससे मेरे लेक्चर को सुनने के बाद काइंडली बुक से पढ़ा करें। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि मुझे उन बच्चों का भी पता है जो पढ़ते हैं, और उनका भी पता है जो नहीं पढ़ते, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि मेरे लेक्चर के अंदर इतना कंटेंट है कि कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ पेपर्स के लिए नहीं पढ़ना, आपने अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, ओके। थैंक यू।